दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीटेट के उन अभ्यर्थियों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो सीटेट का सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान से दे रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में जो 9 जनवरी 2023 को सीटेट का पेपर हुआ था उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे वे प्रश्न लेकर आए हैं। और ये हिस्ट्री के PYQ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने पहला प्रश्न है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? आपके सामने ऑप्शन है चेल चालुक्य चोल, पांड्य चोल चालुक्य, चोल सातवाहन चालुक्य, चोल चेर पांड्य। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका चोल चेर पांड्य। आपको ध्यान रखना है कि जो चोल चेर पांड्य है ये क्या है? ये तीन वंश हैं और ये 2300 वर्ष पहले हुए थे। कितने वर्ष पहले हुए थे? 2300 वर्ष पहले हुए थे। और ये कहां पर हुए थे? ये दक्षिण भारत में हुए थे। ये कई बार पूछा गया। ये दक्षिण भारत के तीन महत्वपूर्ण वंश थे। और जो ये तीन महत्वपूर्ण वंश हैं चोल चेर पांड्य, इन तीनों के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। और इन दोनों के जो दो दो सत्ता केंद्र थे, इनका एक सत्ता केंद्र तटीय क्षेत्र में था और एक मैदानी क्षेत्र में। और जो ये 6 केंद्र हैं, इन 6 केंद्रों में से दो केंद्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वो कौन से दो केंद्र थे उनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। एक तो था पांड्यों की राजधानी, और जो पांड्यों की राजधानी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मदुरै। ठीक है। और एक था जो चोलों का पत्तन था, जो बंदरगाह था, उसका नाम था पुहार। पुहार कहें या फिर कावेरी पट्टनम, बात एक ही है। कावेरी पट्टनम ये क्या था? एक बंदरगाह था। ये कई बार पूछा गया है कि जो पुहार या कावेरी पट्टनम है इसका संबंध किस वंश से था? चोल से। और जो पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। इस मदुरै में ही 2300 वर्ष पहले, कितने दिन पहले? 2300 वर्ष पहले यहां पर क्या हुआ था? यहां पर संगम साहित्य का संकलन हुआ था। का संकलन। जो भी चीज हम बता रहे हैं, जो भी व्याख्या कर रहे हैं, ये व्याख्या पूर्णतः एनसीईआरटी से है। और ये सारी चीजें आपके सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां 2300 वर्ष पहले संगम साहित्य का संकलन हुआ था? मदुरै। मदुरै क्या थी? पांड्यों की राजधानी थी। पुहार या कि कावेरी पट्टनम ये क्या था? ये बंदरगाह था। इसका संबंध किससे था? चोलों से। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, ये बात गलत है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये बात बिल्कुल सही है। इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, ये बात भी गलत है। प्राय ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत की गई थी, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका बी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब देखिए जो आपके ऑप्शन ए सी डी ये क्यों गलत है? क्योंकि जो आपके उपनिषद थे, उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ नहीं थे। वो कैसे ग्रंथ थे? यहाँ पर आएगा आपका उत्तर। वो आपके उत्तर वैदिक ग्रंथ थे। और जो वैदिक ग्रंथों का जो विकास का क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वेदों का विकास हुआ, उनके बाद क्या हुए? आपके ब्राह्मण, और फिर उसके बाद क्या हुए? आपके अरण्यक, और अरण्यकों के बाद क्या हुए थे? आपके अरण्यकों के बाद हुए थे आपके उपनिषद। और जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको वेदांत कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, ये बात भी गलत है। इसमें जो प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन नहीं किया गया है,
इनमें विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पर जो अमूर्त शब्द है ये गलत है, या तो यहाँ पर होना चाहिए था सामान्य या फिर होना चाहिए था मूर्त। देखिए जो भी ये आपके सामने व्याख्या है ये डिक्टो प्रश्न आपके एनसीईआरटी से है और हम जो एनसीईआरटी में जानकारी दी गई है वही बता रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का निर्माण 5 वंशों से मिलकर हुआ था और जो 5 वंशों का जो कालक्रम है उसी से संबंधित एक प्रश्न है, वो आपको क्रम से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तुर्क, तुगलक, सैयद, लोधी, खलजी। तो आपका जो ऑप्शन ए ये गलत है। तुर्क, सैयद, तुगलक, खलजी, लोधी ये भी गलत है। तुर्क, सैयद, खलजी, तुगलक, लोधी ये भी गलत है। तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी ये सही है। आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश थे उनका जो क्रम क्या है, सबसे पहले आपके तुर्क हुए थे। जो तुर्क हैं इन तुर्कों को गुलाम के नाम से भी जाना जाता है, गुलाम वंश। फिर उसके बाद हुए थे आपके खिलजी, फिर उसके बाद हुए थे आपके तुगलक, फिर आपके सैयद हुए थे, फिर आपके लोधी हुए थे। अब आपको इनका जो टाइम पीरियड है, आपको इन सभी का जो टाइम पीरियड है वो भी ध्यान रखना है। गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक पूछा गया है। और जो खिलजी वंश है, इस खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या था? खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 तक। और जो आपका तुगलक वंश है, तुगलक वंश का समय क्या था? ये था 1320 से लेकर 1414। और आपको ध्यान रखना है कि जो सैयद वंश है, सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या था? ये था 1414 से लेकर 1451 तक। और जो सबसे अंतिम वंश था वो क्या था? वो था लोधी वंश। और जो लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1451 से लेकर 1526 तक। और आप सभी जानते हैं कि जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची ब में उनसे संबंधित राज्यों में मिलान करें, सही विकल्प चुनें। कुछ नृत्य दिए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित जो क्षेत्र है, जो राज्य हैं, इनका आपको मिलान करना है। काफी आसान प्रश्न है। देखिए जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम का संबंध किससे? आपका तमिलनाडु से है। और जो कथकली है, कथकली का संबंध आपका केरल से है। और जो यक्षगनम है, यक्षगनम का संबंध आपसे कर्नाटक से है। और जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। सही आंसर क्या होगा? BCDA, BCDA इसका जो सही आंसर है आपका बी, इसका सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि जो मणिपुर है, जो मणिपुर का जो नृत्य है वो क्या है? मणिपुरी। ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 7th में। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? हर बार नैनार अलवार से प्रश्न पूछा जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संत सभी जातियों के, जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। आपका जो कथन ए है ये बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम का, मुक्ति का मार्ग बताते थे, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यदि आपको पता है कि पहले 3 ऑप्शन सही हैं और इसमें पूछा कि सही नहीं है, जो आपका चौथा ऑप्शन है वे संगीत का विरोध करते थे, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर है आपका डी, वे संगीत का विरोध करते थे, बात गलत है। वे संगीत का प्रयोग करते थे, वे गीत गायन करते थे, वो गीत गाते थे, ये बात सही है बिल्कुल। अब देखिए जो नैनार हैं, अलवार हैं, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो है आप
सही क्या है इसका? डी है, नैनार। देखिए नैनार कौन थे, यहाँ पर लिखा है कि नैनार कौन थे, वो शिव भक्त थे। नैनार कौन थे? ये शिव भक्त थे। और जो नैनार है, नैनारों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 63 है। कितनी है? 63। और जो प्रमुख नैनार हैं, आपको ध्यान रखना है, जो प्रमुख नैनार हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? दिख रहे हैं आपके सामने। मानिको सागर, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। मानिको सागर, अपार, सुंदरार, समबंदर, समबंदर, ये चार हैं। ये चार प्रमुख क्या आपके नैनार संत हैं। और इनके जो गीतों का संकलन है, ये भी पूछा गया है कि इनके गीतों का संकलन का नाम क्या है? इनके गीतों का संकलन क्या है? या लिख देते हैं गीतों का संकलन। गीतों का संकलन क्या है? इनके गीतों के संकलन दो हैं। एक का नाम है तीव्रम, क्या है? तीव्रम। और एक का नाम है तिरुवाचकम, तिरुवाचकम। ये आपको इतनी जानकारी नैनारों के बारे में ध्यान रखनी है कि नैनार शिव भक्त थे और इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। प्रमुख नैनार संत कौन से थे आपके? मानिक सागर, अपार, सुंदरार, समबंदर। और इनके जो गीत हैं, इनके गीतों का संकलन क्या कहलाता है? तीव्रम और तिरुवाचकम। अब हम अलवारों के बारे में जानेंगे। देखिए जो अलवार थे, अलवार कौन थे? ये भगवान विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे ये विष्णु भक्त थे। और इनकी संख्या कितनी थी? ये कितने थे? ये आपके 12 थे। और इनमें जो प्रमुख कौन कौन से थे, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रमुख कितने थे। प्रमुख सिर्फ 4 थे। और इन चारों में कौन कौन थे? आप सबसे पहले लिखेंगे पीरिय, अलवार और उनकी पुत्री अंडाल। ये कई बार पूछा गया है कि अंडाल कौन थी? अंडाल पीरिय अलवार की पुत्री थी, जो कि एक अलवार संत थी। उसके बाद लिखेंगे आप तोंडर डिप्पोडी, तोंडर डिप्पोडी और नम्मा अलवार, और नम्मा अलवार, नम्मा अलवार। ये आपके 4 प्रमुख अलवार संत थे। और जो इनके गीतों का संकलन है, ये भी पूछा है कि इनके गीतों का संकलन क्या है। इनके जो गीतों का संकलन है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिव्य प्रबंधम। क्या कहते हैं? दिव्य प्रबंधम। कई बार पूछा गया है दिव्य प्रबंधम। यदि आप नैनार और अलवारों के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखते हैं तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, वह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? यह आपका कक्षा 8 की एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसमें कितने सदस्य थे? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 5 देश सदस्य थे। इंडोनेशिया था, बिल्कुल सही है। मिस्र था, ये बात भी सही है। घाना था, ये बात भी सही है। लेकिन इंग्लैंड नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए बी सी, मतलब ए इसका सही आंसर है। अब अन्य 2 सदस्य देश कौन से थे? आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना। तो ये ए कर लीजिए, ये 2 कर लीजिए, ये 3, और चौथे नंबर पर लिख लीजिए आप भारत। और 5वें नंबर पर आप लिख लीजिए यूगोस्लाविया। ये 5 देश सदस्य थे किसके? गुट निरपेक्ष आंदोलन के। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो वर्ष 1961 में दिया गया था। ये जानकारी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए जो सीटेट की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा 100% आपकी एनसीईआरटी आधारित होती है। इसमें वही प्रश्न पूछे जाते हैं
जो एनसीईआरटी में जानकारी दी गई है। ये एनसीईआरटी ही आधारित आपकी परीक्षा होती है, इसलिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी का अध्ययन करना है और उसके बाद आप प्रैक्टिस हमारे चैनल से कर सकते हैं या कहीं से भी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, आप उन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 7, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। ये कथन है, ये बात बिल्कुल सही है। कथन बी, दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। देखिए जो कथन बी क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर उन्हें अनुमति मिली थी, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ए सही है किंतु बी गलत है। इसका ये आंसर सही है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये काफी आसान प्रश्न है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, उस समय आपको ध्यान रखना है, उस समय मुगल बादशाह कौन था? इस समय आपका मुगल बादशाह कौन था पूछा गया है। मुगल शासक कौन था? तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। देखिए जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय का जो शासन काल है, कई बार पूछा गया है। तो ये कीजिए आप 1759 से लेकर 1816, आपकी एनसीईआरटी में 1816 लिखा है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 12 अगस्त को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और उसे बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी। और ये संधि किसके साथ हुई थी? ये संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव। आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है कि जो बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी वो किसे की थी? रॉबर्ट क्लाइव को। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। देखिए जो आपका कथन ए है ये बिल्कुल सही है आपका। सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। ये बात भी सही है। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो कथन ए और कथन बी है वो दोनों सही है। कथन ए सही है किंतु बी गलत है, ये आपका गलत है। बी सही है किंतु ए गलत है, ये भी आपका गलत है क्योंकि ए सही है। ए तथा बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है, ये आपका बिल्कुल सही है। सी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। आपको ध्यान रखना है कि जो सहायक संधि है, इस सहायक संधि को किसने शुरू किया था? इस सहायक संधि का जो प्रणेता था, जिसने इसे बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया था, वो कौन था? वो था रिचर्ड वेलेस्ली। और जो रिचर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है ये पूछा गया है, ये क्या है? ये है आपका 1798 से लेकर 1805 तक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी? ऑप्शन है पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी देवी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो जो स्त्री पुरुष तुलना किताब थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। अब देखिए यहाँ पर जो अन्य 3 ऑप्शन हैं, इनकी जो किताबें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जो पंडित रमाबाई है, इनकी किताब थी स्त्री धर्म नीति। कई बार पूछा है, स्त्री धर्म नीति। ये किताब किसकी थी? ये किताब थी पंडित रमाबाई की। और जो राजसुंदरी देवी हैं, इनकी किताब का नाम था आमेर जीवोन। ठीक है, आमेर जीवोन। और जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन है, जो इनकी किताब है उसका नाम था सुल्ताना का स्वप्न। बेगम रुकैया सखावत हुसैन है, उनकी किताब क्या थी? सुल्ताना का स्वप्न। और इनसे संबंधित आपको एक जानकारी और ध्यान रखनी है, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए
पटना और कलकत्ता, पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले। देखिए अगला प्रश्न, सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? ये अभी हमने आपको बताया था कि जो रुकैया सखावत हुसैन थी, इन्होंने ही सुल्ताना का स्वप्न नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए अगला प्रश्न, मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवार से लाया गया था। क्यों लाया गया था? इसके कारण क्या थे? इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने की सहायता की। ये बात सही है। देखिए जो भारत में निम्न जाति के लोग थे, जब भारत गुलाम था, तो जब उन्हें दूसरी जगह काम करने के लिए ले जाया गया, तो जो उनकी जिस क्षेत्र में वो रहते थे, वहां पर उनका जो दमन होता था और जो अपमान होता था, उस परिस्थिति से उन्हें दूर जाने में एक सहायता मिली। ये बात सही है। इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने और ऊर्ध्व गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिली। ये बात आपकी बी है, ये गलत है। वो बाहर जाके उन्होंने काम किया, उससे आपकी सामाजिक जीवन में जो निम्न जाति के लोग थे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इनके पास ये काम करने के लिए पर्याप्त कदकाठी और कौशल था, जो आपका ऑप्शन सी है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि जो मॉरिशस और त्रिनाद के जो बागान थे, वहां पर सिर्फ काम जो निम्न जाति के लोग कर सकते थे, वो काम कोई कर सकता था। लेकिन वहां पर और जो लोग थे वो क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उस समय पर जो भारतीय लोग ये समझते थे कि यदि वो समुद्री यात्रा करेंगे तो उनका जो धर्म है, धर्म क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। ये सही है। तो आपका जो ए और डी ऑप्शन सही है, तो इसका आपका जो ऑप्शन बी है, ए और डी इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 12, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में उत्पन्न एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित कीजिए। ये बात सही है कि जो स्वदेशी आंदोलन है, ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन। और आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, और इस बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन के रूप में उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, उनसे संबंधित एक प्रश्न है। स्वदेशी व्यापारिक संगठन बनाए गए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। राष्ट्रीय शिक्षा, ये बात भी सही है। भारतीय भाषा का उपयोग, ये बात भी सही है। स्वदेशी पुलिस, देखिए जो स्वदेशी पुलिस है, इसका कॉन्सेप्ट किससे संबंधित नहीं है? आपके स्वदेशी आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। यहाँ पर देखिए 3 होना चाहिए था। ए बी सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13, कथन ए एवं बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। जो का कथन ए है, ये बिल्कुल सही है। दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। तो आपका जो कथन बी है, ये भी सही है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ये गलत है। ए गलत है, ये भी आपका गलत है। दोनों ए एवं बी सही है लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी आपका गलत है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? आपका डी इसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। जो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। अब देखिए इस प्रश्न से संबंधित आपसे क्या पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ये पूछा गया कई बार, ए ओ
ह्यूम। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। ठीक है, मुंबई कहीं या बम्बई बात एक ही है। और जो आपकी मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और इसके संस्थापक कौन थे? आपको ध्यान रखना है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक में आपको 3 लोगों का नाम ध्यान रखना है। सलीम उल्लाह, आगा खां और एक है वाकर उल मुल्क। और आपको ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ये ढाका में हुई थी। ये जानकारी आपको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में होनी चाहिए। और इसका जो सही आंसर क्या था? इसका आंसर सही था डी। देखिए अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रम से लगाइए। ऑप्शन है आपके सामने। प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो देखिए इनमें से जो सबसे इनका क्रम क्या होगा? जो पहले नंबर पर क्या होगा? सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, सी पहले नंबर पर होगा। प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, देखिए यदि आपके पास सैन्य और वित्तीय संसाधन नहीं होंगे तो आपका प्रशासन क्या होगा? वो प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, तो फिर होगा आपका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। लास्ट में होगा आपका बी, तो सी ए डी बी इसका सही आंसर होगा। सी ए डी बी, सी इसका क्या है? सही आंसर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।